मोहतरम सामीन, वफ़ा पब्लिकेशन में आपका इस्तकबाल है। उर्दू हिंदी को जानने वाले, चाहने वाले और मुंशी प्रेमचंद के अफ़सानों में, कहानियों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए आज आपके पेश खिदमत है मुंशी प्रेमचंद का मशहूर व मारूफ अफ़साना नई बीवी। ये अफ़साना ज़िंदगी की अक्कासी बयान करने वाला। इस अफ़साने में प्रेमचंद ने ज़िंदगी की सच्चाई को बड़े ही खुश असलूबी से बयान किया है। अफ़साने का नाम है नई बीवी। तहरीर है मुंशी प्रेमचंद की, पेशकश है डॉक्टर सोहेल अहमद खान की। आइए नई बीवी इस अफसाने को सुनते हैं। हमारा जिस्म पुराना है, लेकिन इसमें हमेशा नया खून दौड़ता रहता है। इस नए खून पर जिंदगी कायम है। दुनिया के कदीम निज़ाम में ये नयापन इसके लिए एक एक ज़र्रे में, एक एक टहनी में, एक एक कतरे में, तार में छुपे हुए नगमे की तरह गूंजता रहता है। और ये 100 साल की बुढ़िया आज भी नई दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डेंगामल ने नई शादी की है, इनकी जवानी असर नौ ऊद कर आई है। जब पहली बीवी बाकायदे हयात थी, वो बहुत कम घर रहते थे। सुबह से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही चलती थी। फिर खाना खाकर दुकान चले जाते थे। वहाँ से 1 बजे रात को लौटते और थके मांदे सो जाते। अगर लीला कभी कहती कि ज़रा और सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ जाते। तुम्हारे लिए दुकान बंद कर दूँ या रोज़गार छोड़ दूँ। ये वो ज़माना नहीं कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी को खुशहाल कर लिया जाए। आजकल लक्ष्मी की चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी इनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी खामोश हो जाती। अभी 6 महीने की बात है। लीला को जोर का बुखार था। लालाजी दुकान पर चलने लगे तो लीला ने डरते डरते कहा, देखो मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, ज़रा सवेरे आ जाना। लालाजी ने पगड़ी उतार कर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान पर न जाऊंगा। लीला रंजीदा होकर बोली, मैं ये कब कहती हूँ कि तुम दुकान पर न जाओ। मैं तो ज़रा सवेरे आ जाने को कहती हूँ। तो क्या मैं दुकान पर बैठा मौज करता हूँ? लीला कुछ न बोली। शोहर की ये बेइतनाई इसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई साल से इसे इसका दिलदोज़ तजुर्बा हो रहा था कि इस घर में इसकी कदर नहीं। अगर इसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसका कसूर क्या था? किसकी जवानी कायम रहती है? लाजिम तो ये था कि 25 साल की रफ़ाकत अब गहरे रोमानी ताल्लुक़ में तब्दील हो जाती, जो ज़ाहिर से बेनियाज रहती हैं, जो ऐब को भी हुस्न देखने लगती हैं, जो पके फल की तरह ज़्यादा श्रीं, ज़्यादा खुशनुमा हो जाती हैं। लेकिन लालाजी का ताजिर दिल हर एक चीज़ को तिजारत के तराजू पर तोलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती हो न बच्चे, तो इसका लिए गौशाला से बेहतर कोई जगह नहीं। इनके ख्याल में लीला के लिए बस इतना ही काफ़ी था कि वो घर की मालकिन बनकर रहे, आराम से खाए पिए और पड़ी रहे। इसे इख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवा ले, चाहे जितनी खैरात और पूजा करे, रोज़े रखे, सिर्फ इनसे दूर रहे। फितरत इंसान की निरंगियों का एक करिश्मा था कि लालाजी जिस दिलजोई और हिस्स से लीला को महरूम रखना चाहते थे, खुद इसके लिए अबलिखाना सरमस्ती से मुतलाशी रहते थे। लीला 40 की होकर भी बूढ़ी समझ ली गई थी, मगर वो 45 के होकर भी जवान थे। जवानी के वलवलों और सरमस्तियों से बेकरार लीला से अब इन्हें एक तरह की कराहत होती थी, और वो गरीब जब अपनी खामियों के हसरतनाक एहसास की वजह से फितरी बेरहमियों के अजाले के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती, तो इसकी बहालसी से और भी मुतनफ़र हो जाते। 6 खुश 7 लड़कियों की तो माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुंधले हुए फलालीन की तरह पुरशिकन हो गया, मगर आपको अभी महदर और सिंदूर, मेहंदी और उपटन की हवस बाकी है। औरतों की भी क्या फितरत है, ना जाने आराइश पर क्यों इस कदर जान देती हैं। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं दिल को समझा लेती कि जवानी रुखसत हो गई और इन तदबीरों से इसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन वो खुद जवानी का ख्वाब देखते रहते हैं। तबीयत जवानी से सैर ना होती। जाड़ों में कुश्तों और माजूनों का इस्तेमाल करते रहते। हफ्ते में 2 बार खिजाब लगाते और किसी डॉक्टर से बंदर के गुद्दों से मुतालिक खत व खिताबत करते रहते। लीला ने इन्हें शश्व पंच की हालत में खड़ा देखकर मायूसना अंदाज से कहा, कुछ बतला सकते हो कि बजे आओगे? लालाजी ने मुलायम लहजे में कहा, तुम्हारी तबीयत आज कैसी है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती है बहुत खराब है तो शायद ये हजरत यहीं बैठ जाए और इसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकाले। अगर कहती है अच्छी हूँ तो शायद बेफिक्र होकर 2 बजे रात को खबर लाए। डरते डरते बोली, अब तक तो अच्छी थी, लेकिन अब कुछ कुछ भारी हो रही हूँ। लेकिन तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारे मुंतजिर हो गए।
मगर ईश्वर के लिए 2 ना बजा देना। लड़के सो जाते हैं, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, तबीयत घबराती है। सेठ जी ने लहजे में मोहब्बत की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक आऊँगा ज़रूर। लीला का चेहरा उतर गया। 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 बजे से पहले किस तरह नहीं? 10:30 बजे भी नहीं? अच्छा 11 बजे। 11 बजे पर मसालहत हो गई। लाला जी वादा करके चले गए, लेकिन शाम को एक दोस्त ने मुजरा सुनने की दावत दी। अब बेचारे इस दावत को कैसे रद्द कर देते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तो कहाँ की इंसानियत है कि आप इस दावत को नामंजूर कर दे। वो आपसे कुछ मांगता नहीं, आपसे किसी तरह की रियायत का खासकार नहीं, महज दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से आपको अपनी बज़्म में शिरकत की दावत देता है। आप पर इसकी दावत कबूल करना फ़र्ज़ होता है। घर के जंजाल से किसे फुर्सत होती है? एक न एक काम तो रोज़ लगा ही रहता है। कभी कोई बीमार है, कभी पूजा है, कभी कुछ। अगर आदमी ये सोचे कि घर से बेफिक्र होकर जाएंगे तो इसे सारे दोस्ताना मरासिम मनक़ता कर लेने पड़ेंगे। इसे शायद ही घर से कभी फरागत नसीब हो। लाला जी मुजरा सुनने चले गए तो 2 बजे लौटे। आते ही अपने कमरे की घड़ी की सुइयां पीछे कर दी, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा की गुंजाइश किसी तरह न निकाल सके। 2 को 1 कह सकते हैं। घड़ी की तेजी के सर इल्जाम रखा जाता है, लेकिन 2 को 12 नहीं कह सकते। चुपके से आकर नौकर को जगाया। खाना खाकर आए थे, अपने कमरे में जाकर लेट रहे। लीला इनकी राह देखती, हर लम्हे दर्द और बेचैनी बढ़ती हुई शिद्दत का एहसास करती। न जाने कब की सो गई। इसे जगाना सोए हुए फितने को जगाना था। करीब लीला इस बीमारी से जान बरदार ना हो सकी। लाला जी को इसकी वफात का बेहद रूहानी सदमा हुआ। दोस्तों ने ताज़ियत के तार भेजे। कई दिन ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। एक रोज अखबार ने मरने वाली की कसीदा ख्वानी करते हुए इसकी दिमागी और इखलाकी खूबियों की मुबालगा आमेज तस्वीर खींची। लाला जी ने इन सब हमदर्दियों का दिली शुक्रिया अदा किया और इनके खुलूस व वफादारी का इजहार जन्नतुल नसीब लीला के नाम से लड़कियों के लिए 5 वजीफे कायम करने की सूरत में नमूदार हुआ। वो नहीं मरी साहब, मैं मर गया। जिंदगी की शमा हिदायत गुल हो गई। अब तो जीना और रोना है। मैं तो एक हकीर इंसान था, न जाने किसका कार खैर के सिले में मुझे ये नियामत बारगाह अज़ीज़ी से अता हुई थी। मैं तो इसकी परस्तिश करने के काबिल भी ना था, वगैरह वगैरह। कुछ 6 महीने की अज़लत और नफ्स कशी के बाद लाला डेंगामल ने दोस्तों के इसरार से दूसरी शादी कर ली। आखिर गरीब क्या करते? ज़िंदगी में एक रफ़ीक की ज़रूरत तो थी ही, और इस उम्र में तो रफ़ीक की ज़रूरत और ज़्यादा हो गई थी। लकड़ी की ज़रूरत जब भी होती है जब पाँव में खड़े रहने की ताकत नहीं रहती। जब से नई बीवी आई है, लाला जी की ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ इनकलाब पैदा हो गया। दुकान से अब उन्हें इस कदर इन्हमाक नहीं, मुतवातिर हफ्तों न जाने से भी इनके कारोबार में कोई हर्ज वाक़ई नहीं होता। ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने की सलाहियत जो इनमें रोज़ बरोज़ मजमल होती जाती थी, अब ये तर्श पाकर फिर सब हो गई। इसमें नई नई कोंपलें फूटने लगी। मोटर नया आ गया है, कमरे नए फर्नीचर से आरास्ता कर दिए गए हैं, नौकरों की तादाद में माकूल इजाफा हो गया, रेडियो भी लगा दिया गया है। लाला जी की पूरी जवानी जवानों की जवानी से भी ज़्यादा पुरजोश और वलवला अंगेज़ हो रही है। इस तरह जैसे बिजली की रोशनी चाँद की रोशनी से ज़्यादा शफाफ और नज़र फरेब होती हैं। लाला जी को इनके अहबाब इनकी इस जमा तबी पर मुबारकबाद देते हैं तो तौफ़ीक़ के अंदाज में कहते हैं, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और जवान रहेंगे। बुढ़ापा मेरे पास आए तो इसके मुंह पर स्याही लगाकर गधे पर उल्टा सवार करके शहर बदर कर दो। जवानी और बुढ़ापे को लोग ना जाने उम्र से क्यों मंसूब करते हैं। जवानी का उम्र से इतना ही ताल्लुक़ जितना मज़हब का अखलाक से, रुपये का ईमानदारी से, हुस्न का आराइश से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं? अरे साहब, मैं इनकी 1000 जवानी को अपनी जवानी के 1 घंटे से न तब्दील कर दूँ। मालूम होता है ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी ही नहीं, कोई शौक़ ही नहीं। ज़िंदगी क्या, गले में पड़ा हुआ ढोल। यही अल्फाज वो कुछ ज़रूरी तरमीम के बाद शादी के लोहे दिल पर नक्श करते रहते हैं। इससे हमेशा सिनेमा, थिएटर, सैर दरिया के लिए इसरार करते हैं, लेकिन आशा न जाने क्यों इन दिलचस्पियों से ज़रा भी मुतासिर नहीं। वो हो जाती तो है, मगर बहुत इसरार के बाद। एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर कर आए। बारिश के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था। अब्बर की कतारें बैनुल अक़वामी फ़ौजों की सी रंग बिरंग वर्दियाँ पहने आसमान पर कवायद कर रही थी। सड़क पर लोग मल्हार और 12 माह से गाते चले जा रहे थे।
बागों में झूले पड़े गए थे। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा तो जी नहीं चाहता। लाला जी ने तादीब आमीज़ इसरार से कहा, तुम्हारी कैसी तबीयत है जो सैर व तफरी की जानिब माइल नहीं होती। आप जाए, मुझे और कई काम है। काम करने को ईश्वर ने आदमी दे दिए हैं, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत। महराज अच्छा सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो यूं ही उठ जाएंगे। लीला अपनी फुर्सत का बेशतर हिस्सा लालजी के लिए अनवाल इक़साम के खाने पकाने में सर्फ करती थी। किसी से सुन रखा था कि एक ख़ास उम्र के बाद मर्दों की ज़िंदगी की ख़ास दिलचस्पी लिज़्ज़त ज़बान रह जाती हैं। लाला जी के दिल की कली खुल गई। आशा को इनसे इस कदर मोहब्बत है कि वो सैर को इनकी खिदमत पर कुर्बान कर रही है। एक लीला थी कि कहीं जाओ पीछे चलने को तैयार, पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था, बहाने करने पड़ते थे। खुद सर पर सवार हो जाती थी और सारा मज़ा किरकिरा कर देती थी। बोले, तुम्हारी भी अजीब तबीयत है, अगर एक दिन सालन बेमज़ा ही रहा तो ऐसा क्या तूफ़ान आ जाएगा। तुम इस तरह मेरे रईसाना चौंसलों का लिहाज करती रहोगी तो मुझे बिल्कुल आराम तलब बना दोगी। अगर तुम ना चलोगी तो मैं भी न जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमाकर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं। यह आदत पड़ जाएगी तो घर के धंधे कौन करेगा। लाला जी ने फैयादाना लहजे में कहा, मुझे घर के धंधों की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम इस घर की चक्की से दूर रहो। और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तू कहो, मोहब्बत की गालियाँ दो, गुस्से की सलवातें सुनाओ, लेकिन तुम मुझे आप कहकर जैसे देवता के सिंहासन पर बिठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, शरीर छोकरा बनकर रहना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की कोशिश करके कहा, ऐ नौच, भला मैं आपको तुम कहूँगी। तुम बराबर वालों को कहा जाता है या बड़ों को। मुनीम जी ने 1 लाख के घाटे की पुरमुलाल खबर सुनाई होती तब भी लाला जी को शायद इतना सदमा ना होता जितना आशा के इन भोले भाले अल्फाज से हुआ। इनका सारा जोश, सारा वलवला ठंडा पड़ गया, जैसे बर्फ की तरह मुंजमद हो गया। सर बाकी रखी हुई रंगीन फूलदार टोपी, गले में पड़ी हुई जोगिए रंग की रेशमी चादर, वो तंजेब का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, ये सारा ठाट जैसे इन्हें मज़ाहिका खैस मालूम होने लगा, जैसे सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। दिल शिकस्ता होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं। मेरा जी नहीं चाहता। लो, मैं भी ना जाऊं। मैं आपको कब मना करती हूँ। फिर आप कहा। आशा ने जैसे अंदर से जोर लगाकर तुम कहा और इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हाँ, इस तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलूंगी। आपके हुक्म की पाबंदी मेरा फ़र्ज़ है। लाला जी हुक्म ना दे सके। फ़र्ज़ और हुक्म जैसे अल्फाज से इनके कानों में खराश सी हो गई। खिसियाना होकर बाहर चले। इस वक्त आशा को इन पर रहम आ गया। बोली, तो कब तक लौटोगे। मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जिस तरह ज़िद्दी लड़का रोने के बाद अपनी मतलूबा चीज़ को पाकर इसे पैरों से ठुकरा देता है, इसी तरह लाला जी ने रोना मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं चाहता तो ना चलो, मैं मजबूर नहीं करता। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा सैर करने गई, लेकिन उमंग से नहीं। जो मामूली साड़ी पहनी हुई थी वही पहने चल खड़ी हुई। ना कोई नफीस साड़ी, ना कोई मर्जा जेवर, ना कोई सिंगार, जैसे बेवा हो। ऐसी ही बातों से लाला जी दिल में झुंझलाते। शादी की थी जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए, चिलमिलाते हुए चिराग में तेल डालकर इसे रोशन करने के लिए। अगर चिराग की रोशनी तेज़ ना हुई तो तेल डालने से क्या फ़ायदा। ना जानी इसकी तबीयत क्यों इस कदर खुश्क और अफसरदा है, जैसे कोई अवसर का दरख्त हो। कितना ही पानी डालो, इसमें हरी पत्तियों के दर्शन ही नहीं होते। जुड़ाव ज़ेरों के भी भरे संदूक रखे हैं, कहाँ कहाँ से मंगवाए। दिल्ली से, कलकत्ते से, फ्रांस से कैसी कैसी कीमती साड़ियाँ रखी हुई, एक नहीं सैकड़ों, मगर संदूक में कीड़ों की खुराक बनने के लिए। गरीब खानदानों की लड़कियों में यही ऐब होता है, इनकी निगाह हमेशा तंग रहती है। ना खा सके, ना पहन सके, ना दे सके। इन्हें तो ख़जाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहती हैं कि भला इसे खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई मगर कुछ लुत्फ़ ना आया। कई माह तक आशा की तबीयत को उभारने की नाकाम कोशिश करके लाला जी ने समझा कि ये मुहर्रम की पैदाइश है, लेकिन फिर भी बराबर मशक जारी रखी। इस व्यापार में एक खतीर रकम सर्फ करने के बाद वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठाने के ताजराना तकाजे को कैसे नज़रअंदाज करते। दिलचस्पी की नई सूरतें पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है तो गाना नहीं या आवाज़ साफ नहीं निकालता तो इसकी मरम्मत करनी पड़ती है। इसे उठाकर रख देना यह तो हिमाकत है।
इधर बूढ़ा महराज बीमार होकर चला गया था और इसकी जगह एक 16-17 साल का लड़का आ गया था। कुछ अजीब मस्खरा सा, बिल्कुल उज्जड़ और दहकानी, कोई बात ही ना समझता। इसके फुल्के अक़लियत की शक्लों से भी ज़्यादा मुख्तलिफ अशकाल के हो जाते। बीच में मोटे, किनारे पतले, दाल कभी इतनी पतली जैसे चाय और कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही, कभी नमक इतना कम कि बिल्कुल फीका, कभी इतना तेज़ कि नींबू का नमकीन अचार। आशा सवेरे ही से रसोई में पहुंच जाती और इस बदसलीके महराज की खाना पकाना सिखाती। तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल, आखिर इतनी उम्र तक तुम क्या घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते? जुगल आंखों में आंसू भर कर कहता है, बहू जी, अभी मेरी उम्र ही क्या, 17वां साल ही तो है। आशा हंस पड़ी, तो क्या रोटियां पकाना क्या 10-20 साल में आता है? आप 1 महीने में सिखा दे बहू जी, फिर देखना मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके पकाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ पकाने लगा हूँ ना। आशा हौसला अफजा तबस्सुम से बोली, सालन नहीं, वो पकाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज़ था कि खाया न गया। मैं जब सालन बना रहा था तो आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो जब मैं यहाँ बैठी रहूँ तब तुम्हारा सालन लजीज पकेगा। आप बैठी रहती तो मेरी अकल ठिकाने रहती है, और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के दरवाजे पर जा बैठती हैं। तुम्हारे दादा आ जाएंगे, तुम चले जाओगे। नहीं बहू जी, किसी और काम में लगा दीजिए, मुझे मोटर चलाना सिखा दीजिएगा। नहीं नहीं, आप हट जाइए, मैं पतली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी, कहीं दाग ना लग जाए। दूर रहो, फोहड़ तो तुम हो ही, कहीं पतली पैर पर गिर पड़ी तो महीनों झेलोगे। जुगल अफसरदा हो गया, नहीं चेहरा और भी खुश्क हो गया। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, मुंह क्यों लटका रखा है? आप डांट देती हैं बहू जी तो मेरा दिल टूट जाता है। सेठ जी कितना ही घूर कर मुझे और भी सदमा नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देख कर मुझे मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने तशवी दी, मैंने तुम्हें डांटा नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि कहीं पतली पाँव पर गिरना पड़े तो क्या होगा। हाथ तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ से ही छूट पड़े। तब सेठ जी ने रसोई के दरवाजे पर आकर कहा, आशा ज़रा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने खुशनुमा गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम वहाँ धुएं धक्कड़ में क्या परेशान होती हो? लौंडे से कह दो कि महराज को बुलाए, वरना मैं कोई दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा। महराजों की कोई कमी नहीं, आखिर कब तक कोई रियायत करे। इस गधे को तो ज़रा भी तमीज़ ना आई। सुनता है जुगल, आज लिख दे अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था, आशा रोटियां बेल रही थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत भला वो कैसे गमले देखने जाती? कहने लगी, अभी आती हूँ, जरा रोटी बेल रही हूँ। छोड़गी तो जुगल टेढ़ी बेलेगा। लाला जी ने चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है। तुम चलकर बता दो गमले कहाँ रखे जाए। कहती हूँ रोटियां बेलकर आ जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, तुम खामोखा जिद करते हो। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी बेइत्तेफाकी से इन्हें जवाब ना दिया था, और ये महज बेइत्तेफाकी न थी, इसमें तुर्शी भी थी। खफीफ होकर चले गए। इन्हें ऐसा गुस्सा आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दे और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दे। जुगल ने सहमे हुए लहजे में कहा, आप चली जाइए बहू जी, सरकार नाराज हो गए। बको मत, जल्द जल्द रोटियां सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपये लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भीख मंगो किसी क्या सूरत बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतने बड़ा रखे हैं? तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता? कपड़े बना लो तो दादों को क्या हिसाब दूंगा? अरे बेवकूफ़, मैं हिसाब में नहीं देने को कहती, मुझसे ले जाना। आप बनवाएगी तो अच्छे कपड़े लूँगा, महीन खुद्दर का कुर्ता, खुद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मिठास भरे तबस्सुम से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाना पड़े तो तब कपड़े बनाऊंगा ही नहीं। बड़े चालाक हो तुम। आदमी अपने घर से रूखी रोटी खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। ये सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी। हजामत के लिए 2 आने के पैसे ले लो। रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहन कर निकलूंगा तो आपकी याद आएगी। सड़ेल कपड़े हो तो जी चलेगा। तुम बड़े खुदगर्ज हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और आला दर्जे के।
जब यहाँ से जाने लगे तो आप मुझे अपनी एक तस्वीर दे दीजिएगा। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगा दूंगा और देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी और वही मोतियों वाला हार। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं? बहुत। लाला जी ने फिर आकर खफीफ अमिस लहजे में कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल। अगर कल से तुमने अपने आप अच्छी रोटियां ना बनाई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आशा ने फौरन हाथ धोए और बड़ी मसरत आमेज तेजी से लाला जी के साथ जाकर गमलों को देखने लगी। आज इसके चेहरे पर गैर मामूली शगुफ्तगी नजर आ रही थी। इसके अंदाज़े गुफ्तगू में भी दिल आवेज शिरनी थी। लाला जी की सारी खिफत गायब हो गई। आज इसकी बातें जबान से नहीं दिल से निकलती हुई मालूम हो रही थी। बोली, मैं इनमें से कोई गमला ना जाने दूंगी। सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं और इनके हिंदी नाम भी बता देना। लाला जी ने छेड़ा, ये सब लेकर क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, बाकी मैं बाहर बगीचे में रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी ना छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी हरीस हो तुम। हरीस सही, मैं आपको एक भी ना दूंगी। 10-5 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी नहीं। दूसरे दिन आशा ने अपने को जेवर से खूब आरास्ता किया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली तो लाला जी की आंखों में नूर आ गया। अब इनके आशिकाना दिलजोइयों का असर हो रहा था, वरना इनके बार बार तकाजा करने पर, मिन्नत करने पर भी इसने न कोई जेवर पहना था। कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वो भी बेदिली से। आज इन जेवरों से मुरज़्ज़ा होकर वो फूली नहीं समाती, इतराई जाती। गोया कहती हैं, देखो मैं कितनी हसीन हूँ। पहले जो कली थी वो आज खिल गई हैं। लाला साहब पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। वो चाहते हैं कि इनके अहबाब व आज़ाद आकर इस सोनी की रानी के दीदार से अपनी आंखें रोशन कर दे। देखे कि इनकी ज़िंदगी कितनी पुरलुत्फ है। जौन अक़साम के शकूक के दुश्मनों के दिलों में पैदा हुए थे और आंखें खोल कर देखी कि एतमाद और रवादारी और फसादत ने कितना खुलूस पैदा कर दिया। इन्होंने तजवीज़ की, चलो कहीं सैर कर आए, बड़ी मज़ेदार हवा चढ़ रही है। आशा इसी वक्त कैसे जा सकती थी? अभी इसे रसवाई जाना है। वहाँ से कहीं 12-1 बजे तक फुर्सत मिलेगी। फिर घर के काम धंधे सर पर सवार हो जाएंगे। इसे कहाँ फुर्सत है? फिर कल से इसे कलीजे में कुछ दर्द भी हो रहा है। रह रहकर दर्द उठता है। ऐसा दर्द कभी न होता। रात न जाने क्यों दर्द होने लगा। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे। वो गोलियां रंग ला रही हैं। राज वैद्य ने आखिर कहा भी था, जरा सोच समझकर इनका इस्तेमाल कीजिएगा। क्यों ना हो खानदानी वैद्य है। इसका बाप राजा बनारस का मौलिश था। पुराने मुजर्रिब नुस्खे हैं इसके पास। चेहरे पर शस्मंगी का रंग भी भर कर पूछा, तो रात ही से ये दर्द हो रहा है? तुमने मुझसे कहा नहीं, वरना वैद्य जी से कोई दवा मंगवा देता। मैंने समझा था कि आप अच्छा हो जाएगा, मगर बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? जरा देखो तो, कुछ आमास तो नहीं? सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्मा कर सर झुका लिया और बोली, यही तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपनी जवामर्दी का ये डिप्लोमा पाकर इससे कहीं ज्यादा महसूस हुए जितना शायद राय बहादुरी का खिताब पाकर होते हैं। अपने इस कार्य नुमाई की दाद लिए बगैर इन्हें कैसे चैन होता? जो लोग इनकी शादी के मुतालिक शुबा आमेज सरगोशियां करते थे, इन्हें जिक्र देने का कितना नादिर मौका हाथ आया है। पहले पंडित भोलानाथ के घर पहुंचे और बादले दर्दमंद बोले, मैं तो भाई सख्त मुसीबत में मुब्तला हो गया। कल से इनके सीने में दर्द हो रहा है। कुछ अक्ल काम नहीं करती। भोलानाथ ने कुछ ज्यादा हमदर्दी का इजहार नहीं किया। बोले, वो अलग गई होगी और क्या? सेठ जी ने इनसे इख्तलाफ किया, नहीं पंडित जी, हवा का फसाद नहीं है, कोई अंदरूनी शिकायत है। अभी कमसिन है ना, राज वैद्य से कोई दवा ले लेता हूँ। मैं तो समझता हूँ आप अच्छा हो जाएगा। आप बात नहीं समझते, यही आप में नुक्स है। आपका जो ख्याल है वो बिल्कुल गलत है, मगर खैर दवा लाकर दीजिए और अपने लिए भी कोई दवा लेते आइएगा। सेठ यहाँ से उठकर अपने दूसरे दोस्त लाला भागमल के पास पहुँचे और इनसे भी करीब करीब इन्हीं अल्फाज में ये पुरमलाल खबर कही। भागमल बड़ा शर्दा हुआ, मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाजें खुल गई। मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझता है? जरा भी इंसानियत तुम में नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भला इसमें मजाक की क्या बात है? वह है कमसिन नाजुक इंदाम, आप ठहरे आजमूदा कार मर्द मैदान। बस अगर ये बात ना निकले तो मुझे मुनवा डालूं। सेठ जी ने मतीन सूरत बनाई, मैं तो भाई बड़ी एहतियात करता हूँ, तुम्हारे सर की कसम।
जी रहने दीजिए, मेरे सर की कसम ना खाइए, मेरे भी बाल बच्चे हैं, घर का अकेला आदमी हूँ, किसी खाता दवा का इस्तेमाल कीजिए। इन्हें राजवैद्य से कोई दवा ले देता हूँ। इसकी दवा वैद्य जी के पास नहीं, आपके पास है। सेठ जी की आंखों में नूर आ गया। शबाब का एहसास पैदा हुआ और इसके साथ चेहरे पर भी शबाब की झलक आ गई। सीना जैसे कुछ फराख हो गया। चलते वक्त इनका पैर कुछ ज्यादा मजबूती से जमीन पर पड़ने लगा और सर की टोपी भी खुदा जाने क्यों कच हो गई। बशरे से एक बांकपन की शान बरस रही थी। राजवैद्य ने मजदा जान फिजा सुना तो बोले, मैंने कहा था जरा सोच समझ कर इन गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा। आपने मेरी हिदायत पर तवज्जो न की। जरा महीने 2 महीने इनका इस्तेमाल कीजिए और परहेज के साथ रहिए, फिर देखिए इनका एजाज। आप गोलियां बहुत कम रही हैं, लूट मची रहती हैं, लेकिन इनका बनाना इतना मुश्किल और वक्त तलब है कि एक बार ख़त्म हो जाने पर महीनों तैयारी में लग जाते हैं। हज़ारों बूटियां हैं, कैलाश, नेपाल और तिब्बत से मंगानी पड़ती है। इसका बनाना तो आप जानते हैं कितना लोहे की चनी चबाना है। आप एहतियात कीजिए, एक शीशी लेते जाइए। जुगल ने आशा को सर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, इसी तरह पहने ओढ़े रहा करे, आज मैं आपको चूल्हे के पास न आने दूंगा। आशा ने शरारत आमेज नजरों से देख कर कहा, क्यों आज ये कई कई दिन तो तुमने मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है, जरा सुनो क्या बात है। मैं डरता हूँ कि कहीं आप नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज ना होंगी। आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। लाला डंगामल ने सैकड़ों ही बार आशा के हुस्न व अंदाज की तारीफ की थी, मगर इनकी तारीफ में एक तजन्ना की बू आती थी। वो अल्फाज इनके मुंह से कुछ इस तरह लगते थे जैसे कोई हिजड़ा तलवार लेकर चले। जुगल के इन अल्फाज में एक कैफियत थी, एक सुरूर था, एक हिचान था, एक इस्तराब था। आशा के सारे जिस्म में रेशा आ गया, आंखों में जैसे नशा छा गया। तुम मुझे नज़र लगा दोगे, इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चले जाऊँगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रोटी बनाकर तुम क्या करते हो? दिखाई नहीं देते? सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर आप तो मुझे जवाब भी मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा का चेहरा सुर्ख हो गया। कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम रोटियां भी अच्छी बना लेते हो। सरकार हैं बड़े गुस्सावर। 2-4 दिन में इनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो जैसे आपके बाप लगते हैं। तुम बड़े बदमाश हो, खबरदार, जबान संभाल कर बातें करो। मगर खुफी का ये पर्दा इसके दिल का राज न छुपा सका। वो रोशनी की तरह इसके अंदर से बाहर निकलना पड़ता था। जुगल ने इस बेबाकी से कहा, मेरी ज़बान कोई बंद करे। यहाँ तो सब ही कहते हैं मेरा बिहा कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊँ, या तो खुद जहर खा लूँ या इसे जहर देकर मार डालूँ। फांसी ही तो होगी। आशा मसनवी गुस्सा कायम ना रख सकी। जुगल ने इसके दिल के तारों पर मुस्तराब की एक ऐसी चोट मारी थी कि इसके बहुत जब्त करने से भी दर्द दिल बाहर निकल ही आया। किस्मत भी तो कोई चीज़ है। ऐसी किस्मत जाए जहन्नम में। तुम्हारी शादी किसी बुढ़िया से कर दूंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूँगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान से ज़्यादा प्यार करेगी, ज़्यादा खिदमत करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। ये सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है, इसके लिए है। आखिर बीवी किस काम के लिए? आप मालिक है, नहीं तो बता ही देता बीवी किस काम के लिए है। मोटर की आवाज़ आई। न जाने कैसे आयशा के सर का आंचल सर से खिसक कर कंधे पर आ गया। इसने जल्दी से आंचल सर पर खींच लिया और ये कहती हुई अपने कमरे की तरफ चली, लाला खाना खाकर चले जाएंगे, तुम जरा आ जा।